वेलकम टू कॉमर्स जेनी। मेरा नाम है पीयूष जैन और आज हम लोग एसक्यूसी वन को समरीली रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। सर, ये एसक्यूसी वन क्या है? बेटा, ये एसक्यूसी है स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी कंट्रोल। और वन क्योंकि एक अकेला स्टैंडर्ड है तो अभी वन हम लोग स्टैंडर्ड नंबर इसको दिया है, स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी कंट्रोल। सर, ये क्वालिटी कंट्रोल किसके लिए है? बेटा, ये क्वालिटी कंट्रोल है फॉर फर्म्स। जो भी अकाउंटिंग फर्म्स होती हैं उनके लिए क्वालिटी कंट्रोल के लिए हमने एक स्टैंडर्ड बनाया है। सर, ये फर्म कौन सी फर्म है, क्या करती है, बिजनेस करती है? हमने कहा नहीं जी, ये काम करती है चार: ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अदर अश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विस। तो देखते हैं बेटा, ये एसक्यूसी वन कहां पर अप्लाई होता है। बेटा, एसक्यूसी वन क्वालिटी कंट्रोल के लिए है और ये अप्लाई होता है फर्म्स पर, अकाउंटिंग फर्म्स पर। सर, फर्म का मतलब वो पार्टनरशिप फर्म जो मिलकर सीए का काम करते हैं। सर, अगर कोई अकेला जना काम कर रहा हो तो क्या उस पर एसक्यूसी वन अप्लाई होगा? बिल्कुल बेटा। तो फर्म की जो डेफिनेशन एसक्यूसी वन के लिए लिखी हुई है वो सोल प्रोप्राइटरशिप भी उसमें आती है। कोई अकेला चार्टर्ड अकाउंटेंट काम कर रहा है, अपना ऑफिस लेके काम चला रहा है, तो उसको भी हमने इस स्टैंडर्ड के लिए फर्म ही माना है। पार्टनरशिप फर्म वो भी फर्म है, एलएलपी वो भी फर्म है, और साथ में लिखा है एनी अदर एंटिटी परमिटेड बाय लॉ। तो अगर लॉ में कोई परमिट किया हुआ एंटिटी को, कल को मान लो कानून बदल जाए, अभी तो कंपनीज एक्ट में मना किया हुआ है कि बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिटर नहीं बन सकते, कल को कानून बदल जाए और कंपनी को भी ऑडिट करना अलाउ कर दे, तो क्या उस कंपनी पर भी ये अप्लाई हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो जो भी फर्म अकाउंटिंग फर्म है उस पर ये अप्लाई होता है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई इनको छूट नहीं है। लेकिन कौन सी अकाउंटिंग फर्म? बेटा, ऐसी अकाउंटिंग फर्म जो प्रोवाइड कर रही हो एंगेजमेंट सर्विसेज। सर, ये एंगेजमेंट सर्विसेज क्या होता है? बेटा, एंगेजमेंट सर्विसेज होती है चार तरह की हमारे पास। जैसे जब आप स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, तो उसमें क्या बोलते हैं कि हम लोग अश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, हम लोग रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अश्योरेंस हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर हो सकता है या किसी और प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर, या अदरवाइज हो सकता है। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर अश्योरेंस रीजनेबल अश्योरेंस हो सकता है या लिमिटेड अश्योरेंस हो सकता है। ये सब एंगेजमेंट सर्विसेज है। ये जितने स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं ये सब एंगेजमेंट सर्विसेज के स्टैंडर्ड्स हैं। जब हम एक रीजनेबल अश्योरेंस ऑन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो इसको हम नॉर्मल टर्म्स में बोल देते हैं ऑडिट। जब हम लिमिटेड अश्योरेंस की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं रिव्यू। जब हम हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बजाय किसी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर या किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर अपनी अश्योरेंस देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं अदर अश्योरेंस। तो ये अदर अश्योरेंस सर्विसेज होती हैं, है ना। और रिलेटेड सर्विसेज वो अश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करते हैं बल्कि कोई काम करते हैं, जैसे कंपाइलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो भी हमारे लिए रिलेटेड सर्विसेज है। तो इसके लिए अलग अलग स्टैंडर्ड बने हुए हैं। जब हम ऑडिट करते हैं तब हमारे ऊपर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अप्लाई होते हैं। जब हम रिव्यू सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो एसआरईज अप्लाई होते हैं, दो एसआरई हैं। जब हम अदर अश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो एसएएस अप्लाई होते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस सर्विसेज। फिर हमारे ऊपर रिलेटेड सर्विसेज के लिए स्टैंडर्ड बने हुए हैं, एसआरएस बने हुए हैं। तो ये सर्विसेज एंगेजमेंट सर्विसेज कहलाती हैं। तो ऑडिट इज अ काइंड ऑफ एंगेजमेंट। सारे ऑडिट के एंगेजमेंट एंगेजमेंट है, लेकिन सारे एंगेजमेंट केवल ऑडिट नहीं होते हैं। सर, हमारी फर्म इनमें से कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करती है। हम लोग तो टैक्स का काम करते हैं, हम लोग टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं, जीएसटी का काम देखते हैं। क्या हमारी फर्म पर भी एसक्यूसी वन अप्लाई होगा? नहीं बेटा। अगर आपकी फर्म एंगेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रही है तो आपकी फर्म पर एसक्यूसी वन अप्लाई नहीं होगा। तो एप्लीकेबिलिटी बड़ी सिंपल है एसक्यूसी वन की। अगर आप अकाउंटिंग फर्म हैं, अकाउंटिंग फर्म होने का मतलब चाहे आप सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप हो, एलएलपी हो, या ऐसी कोई एंटिटी हो जिसको लॉ से परमिशन मिली हुई है एंगेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करने की, तो वो हमारे लिए उस फर्म पर एसक्यूसी वन अप्लाई होगा। है सर, ये फर्म पर अप्लाई होता है, इसका मतलब क्लाइंट पर अप्लाई नहीं होता? नहीं बेटा, क्लाइंट पर अप्लाई नहीं होता। ये अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली, अश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली फर्म पर अप्लाई होता है। ओहो। तो इस एसक्यूसी वन में क्या लिखा हुआ है, क्या अप्लाई होता है? बेटा, एसक्यूसी वन में लिखा हुआ है, क्योंकि ये समरी रिवीजन है, देखिए डिटेल लेक्चर के लिए
अलग चीजें हैं, उसमें बहुत डिटेल हम पढ़ते हैं। ये केवल इस ओवरऑल कॉन्सेप्ट को समझाने और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को हाईलाइट करने के लिए है। इससे आपको सारा स्टैंडर्ड जो आपने पढ़ा होगा वो समझ में आ जाएगा। तो एसक्यूसी वन में क्या बोला है? एसक्यूसी वन में बोला है कि हर एक फर्म अपने फर्म के पास पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनाए, दैट इज सिस्टम बनाए। जैसे आपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के लिए पढ़ा होगा कि कोई भी बिजनेस चलाने के लिए जो भी उनके नियम कायदे कानून बना रखे हैं, उन्होंने कानून तो नहीं बोलते उनको, लेकिन जो भी नियम बना रखे हैं, जो भी पॉलिसीज बना रखी हैं, उनको मिलाकर हम इंटरनल कंट्रोल बोलते हैं। एक बिजनेस है, उस बिजनेस ने अपने लिए ये सोच रखा है कि हम सेल्स के वक्त कैश नहीं लेंगे, केवल बैंक से पेमेंट लेंगे, तो ये उनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, ये उनकी पॉलिसी है। वैसे ही फर्म की अपनी पॉलिसीज होती हैं। तो हमने बोला कि हर एक फर्म, एसक्यूसी वन क्या बोलता है कि हर एक फर्म पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनाए ताकि क्वालिटी मेंटेन हो पाए एंगेजमेंट में, क्योंकि हम एंगेजमेंट प्रोवाइड करने वाली फर्म्स की बात कर रहे हैं। एसक्यूसी वन अप्लाई ही एंगेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली फर्म्स पर है। तो एंगेजमेंट सर्विसेज में क्वालिटी मेंटेन हो पाए। है सर, क्वालिटी का मतलब क्या हुआ? क्या अच्छे पेपर पर रिपोर्ट प्रिंट करके देना क्वालिटी होता है? राइटिंग अच्छी हो, कोई स्पेसिफिक फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर हो? नहीं बेटा, क्वालिटी इसको नहीं बोलते। अच्छी क्वालिटी की एंगेजमेंट का मतलब क्या है कि हमारे पास जो भी स्टैंडर्ड्स हैं वो स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हों। अगर कोई लॉ अप्लाई होता है तो लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट वो कंप्लाई हो रही हो, और हम जो रिपोर्ट बनाएं वो रिपोर्ट सर्कमस्टांसेस के हिसाब से अप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग हो। तो एसक्यूसी वन क्या बोल रहा है? एसक्यूसी वन बोल रहा है कि हर एक फर्म ऐसी पॉलिसीज बनाए जिससे किसी भी एंगेजमेंट में क्वालिटी मेंटेन हो पाए। हमने पूछा एसक्यूसी वन से कि सर, हम अगर ऐसा सिस्टम बनाएंगे, ऐसी पॉलिसी बनाएंगे, तो क्या क्वालिटी कंप्लाई होगी, क्वालिटी मेंटेन होगी, इसकी एब्सोल्यूट एश्योरेंस होती है? तो इन्होंने कहा नहीं, कोई भी सिस्टम 100% फूल प्रूफ सिस्टम नहीं होता है। एब्सोल्यूट एश्योरेंस किसी चीज की नहीं होती है, बट हमको इतनी अच्छी पॉलिसी बनानी है कि हमें एक रीजनेबल एश्योरेंस मिल सके, नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस। नहीं, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं मिलती। किस चीज की रीजनेबल एश्योरेंस मिल सके? हर एंगेजमेंट में क्वालिटी के कंप्लाई होने की, क्वालिटी के मेंटेन होने की हमको एश्योरेंस मिल सके। तो एसक्यूसी वन पूरा ये बता रहा है एक फर्म को कि आप ऐसे सिस्टम बनाइए, ऐसी पॉलिसीज बनाइए, काम करने का अपना ऐसा तरीका बनाइए जिससे क्वालिटी मेंटेन हो हर एक एंगेजमेंट में। कोई सा भी एंगेजमेंट आपके पास आए उसमें क्वालिटी मेंटेन हो। ऐसा नहीं कि केवल ऑडिट में क्वालिटी मेंटेन करनी है, नहीं, रिव्यू का कोई काम आया है तो उसमें भी क्वालिटी मेंटेन करनी है सर। अब आगे अपन पढ़ें उससे पहले एक दो डेफिनेशन समझ लेते हैं। पर्सनल क्या होता है? कोई भी फर्म है तो उस फर्म में कौन लोग काम करते हैं? सर, उसमें पार्टनर्स होते हैं जो नॉर्मली सीए होते हैं, उनके एम्प्लॉयज होते हैं, स्टाफ होता है, वो स्टाफ में भी सीए हो सकते हैं जो एम्प्लॉय हो, आर्टिकल्स भी होते हैं, ये आउटसाइड एक्सपर्ट्स, इनको भी हायर कर लेते हैं जरूरत के हिसाब से। तो इन सब लोगों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं पर्सनल। इन सब फर्म में इन सब लोगों को मैनेज करने का काम कोई एक पार्टनर करता है। हम बोलते हैं जी आप ये काम देखिएगा। तो जो ये काम देख रहा होता है वो हमारे लिए क्या है? मैनेजिंग पार्टनर। तो हमारे लिए मैनेजिंग पार्टनर है जो मैनेज करता है फर्म्स के सारे कामकाज को। अब जब कोई हमारे पास ऑडिट आती है या रिव्यू का कोई एंगेजमेंट आता है या कोई भी एंगेजमेंट आता है, कोई काम आता है, तो हम इन्हीं पर्सनल यानी इन लोगों में से एक टीम बनाते हैं कि भाई आप लोग ये काम देखिएगा। मान लीजिए ए लिमिटेड की ऑडिट आई, ऑफर आया एक ए लिमिटेड की ऑडिट का, हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब ये ऑडिट कौन करेगा? तो एक टीम बना देते हैं हम। ये टीम अगर कम काम हो तो एक जने की भी हो सकती है, 2 जनों की, 3 जनों की, जैसा भी काम के हिसाब से। ऐसे ही कोई दूसरी कंपनी है, उससे कोई एंगेजमेंट आया तो उसके लिए भी एक टीम बना दी। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारी टीम्स बन जाती हैं। इन टीम को, जो कोई एक पर्टिकुलर एंगेजमेंट का कामकाज देख रहे हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एंगेजमेंट टीम। ये कौन है? ये वो लोग हैं जो कोई एंगेजमेंट का काम करते हैं, इंक्लूडिंग एक्सपर्ट की अगर उसमें जरूरत हो तो। अब ये टीम का जो हेड होता है, टीम का जो लीडर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एंगेजमेंट पार्टनर।
ये पार्टनर का सीए होना जरूरी है, तो कोई भी टीम को लीड कौन करेगा? सीए करेगा। जैसे मैनेजिंग पार्टनर का भी सीए होना जरूरी है, तो अगर किसी फर्म का मैनेजिंग पार्टनर है तो वो सीए होगा। अगर किसी एंगेजमेंट टीम का लीडर है तो वो भी एक सीए होगा। तो ये टर्म्स हम ध्यान में रखेंगे आगे के टेक्स्ट पढ़ते हुए। तो SQC 1 हमसे चाहता है कि हमारी फर्म में, जो भी हमारी फर्म है, चाहे एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, चाहे एक पार्टनरशिप फर्म हो, नेटवर्क फर्म हो, इंटरनेशनल फर्म हो, कोई सी भी फर्म हो जो अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, एंगेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, ऐसी फर्म में हम चाहते हैं कि ऐसे सिस्टम बने, ऐसी पॉलिसी बने, ताकि जो भी एंगेजमेंट इस फर्म के पास आए, जो भी एंगेजमेंट ये परफॉर्म करें, उसकी क्वालिटी मेंटेन हो सके। क्वालिटी मेंटेन होने का मतलब तीन चीजें: एक, स्टैंडर्ड्स फॉलो हो, जो भी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स अप्लाई हो रहे हैं, लॉ, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉलो हो, और तीसरा, अप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग हो सके अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस। ठीक है ना? इसके कुछ एलिमेंट्स हमने बताए कि अब आप पॉलिसी बनाएंगे तो पॉलिसी कितने तरह की पॉलिसी हो, तो हमने कहा बेसिकली आपको 6 तरह की पॉलिसीज बनानी। ये पॉलिसी एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। टोटल 6 तरह की पॉलिसी है। देखो बेटा, ये आजकल एक्रोनिम का सिस्टम जो चल रहा है, हालांकि ये सिस्टम मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, लेकिन जो भी है, हमारे पास ऑफिस में एक जना है, अगर मैं उसको अकाउंट्स देता हूं तो मैं क्या बोलूंगा? मैं उसको बोलूंगा भाई ले अकाउंट्स हैं। तो ये एक्रोनिम है। ये 6 पॉइंट्स याद करने का। एल स्टैंड्स फॉर लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पहला ऐसा सिस्टम होना चाहिए, पॉलिसी होनी चाहिए जो लीडरशिप को लेकर है। दूसरा है ई, एथिकल रिक्वायरमेंट के लिए। तीसरा है ए और सी, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, एक एक करके पढ़ते हैं। चौथा, ह्यूमन रिसोर्सेस। पांचवा, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट, मॉनिटरिंग। तो हमारे पास ये 6 एरियाज हैं, 6 एलिमेंट्स हैं सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल के। SQC 1 ये बोलता है कि हर फर्म को इन 6 अलग अलग एरियाज में कुछ अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करनी चाहिए। जैसे पहला, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो SQC 1 ने बोला कि आप ऐसा सिस्टम बनाइए, ऐसी पॉलिसी बनाइए फर्म में जिससे प्रमोट हो सके क्वालिटी ओरिएंटेड इंटरनल कल्चर। ऐसी सभ्यता, ऐसी संस्कृति, ऐसा कल्चर हम लोग प्रमोट करें कि हर जना क्वालिटी के बारे में सोचे। अब ये जिम्मेदारी किसको दें? फर्म में कोई ऐसा जना हो जो इस क्वालिटी ओरिएंटेड इंटरनल कल्चर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। वो ये इंश्योर करे कि हर एंगेजमेंट जो हमारी फर्म परफॉर्म कर रही है उसमें क्वालिटी मेंटेन हो। तो हमने कहा कि ऐसा पार्टनर जो होता है वो मैनेजिंग पार्टनर होता है, और उसकी जिम्मेदारी क्या है? वो अपने एक्शन और अपने मैसेजिंग से हर फर्म के पर्सनल को, हर लोगों को ये इंश्योर करे कि वो क्वालिटी के हिसाब से काम करे। जब वो खुद काम करे तब भी क्वालिटी मेंटेन करे, स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम करे, वो भी रिपोर्ट प्रॉपर अप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग करे, लॉ एंड रेगुलेशंस फॉलो करे, और ये मैसेजिंग करता रहे ट्रेनिंग के थ्रू, नो, फॉर्मल इनफॉर्मल टॉक्स में, मीटिंग्स में, कोई न्यूज़लेटर निकल रहा हो तो उस न्यूज़लेटर के थ्रू, मीटिंग्स वगैरह में, ये सब जगह। तो एक्शन यानी खुद के अपने एक्शन, और मैसेजेस यानी कम्युनिकेशन, इन दो चीजों के थ्रू इस फर्म के लीडर को जिम्मेदारी लेनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन हो। और ये इंश्योर करना है कि कमर्शियल कंसिडरेशन से क्वालिटी हमेशा इंपॉर्टेंट होगी। हम नई ऑडिट ना एक्सेप्ट करें अगर हम अच्छे तरीके से उस ऑडिट को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमारे पास रिसोर्स कम है तो हमें ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। अभी हमारे पास टाइम नहीं है तो ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, हालांकि लीगली अलाउड भी हो। तो कमर्शियल कंसिडरेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी मेंटेन करना है। ये हमारा पहला कंपोनेंट है और इसके सिस्टम बने हुए होने चाहिए, SQC 1 में लिखा हुआ है। दूसरा, एथिकल रिक्वायरमेंट। तो हमारे पास सिस्टम होने चाहिए। फर्म शुड एस्टेब्लिश सर्टेन सिस्टम विच इज पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, कि फर्म और फर्म के पर्सनल कंप्लाई करें एथिकल रिक्वायरमेंट। सर कितनी एथिकल रिक्वायरमेंट होती है? 6 एथिकल रिक्वायरमेंट होती है। कौन कौन सी? जल्दी से मेरे साथ साथ रिवाइज कीजिए। सबसे पहले इंटेग्रिटी, ईमानदारी होनी चाहिए, ऑनेस्टी, डेडिकेशन होना चाहिए। इंटेग्रिटी। ऑब्जेक्टिविटी, हमारा फोकस हमारे ऑब्जेक्टिव पर होना चाहिए। जो काम हमारे ऑब्जेक्टिव का पार्ट नहीं है उस पर हमारी एनर्जी वेस्ट ना हो।
अगर हम ऑडिट करने जा रहे हैं तो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चेकिंग करनी है। क्या मैनेजमेंट की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस देखना हमारा काम है? क्या बिजनेस प्रूडेंस देखना हमारा काम है? नहीं है। तो वहां वो एरिया हम चेक नहीं करते, हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करना है। ठीक है ना। तीसरा, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, तो हमारी अपनी कैपेबिलिटीज क्या हैं वो हम लोग ध्यान रखें। फोर्थ, कॉन्फिडेंशियलिटी, हमारे पास क्लाइंट की इंफॉर्मेशन है उसको कॉन्फिडेंशियल रखें। फिफ्थ, प्रोफेशनल बिहेवियर, जो हमारे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स और कोड ऑफ एथिक्स बने हुए हैं वो फॉलो होते रहें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इंडिपेंडेंस। रादर इंडिपेंडेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन एंटायर एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। तो इंडिपेंडेंस हम लोग मेंटेन करें, और ये एथिकल रिक्वायरमेंट फॉलो होती है जब आप कोड ऑफ एथिक्स एंड लॉज एंड रेगुलेशंस कंप्लाई करते हैं। अगर इंडिपेंडेंस को लेकर कोई खतरा है, अलग अलग तरह के खतरे हो सकते हैं, सेल्फ रिव्यू थ्रेट होते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट होते हैं, है ना, फेमिलियरिटी थ्रेट होते हैं, इंटिमिडेशन थ्रेट होते हैं, तो अलग अलग तरह के खतरे होते हैं। उन खतरों को हम आइडेंटिफाई करें और कोशिश करें कि वो खतरे खत्म हो सकें। अब मान लीजिए हमारे शेयर्स उस कंपनी में हैं जिस कंपनी की हम ऑडिट करने वाले हैं। बताइए, अगर हमारे पास शेयर्स होंगे तो क्या हम ऑडिटर बन सकते हैं? नहीं सर, कंपनीज एक्ट में मना किया हुआ है, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। हम शेयर होल्डर होते हुए ऑडिटर नहीं बन सकते। तो क्या करें, ऑडिट के लिए मना कर दें? नहीं बेटा, हम शेयर्स बेच दें, हम उस थ्रेट को एलिमिनेट कर दें। हाँ, अगर थ्रेट को एलिमिनेट करना संभव नहीं हो तो हम ऑडिट ना करें। ये हमारी एथिकल रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है ना। और एक चीज, अब ये एक आपके एमसीक्यू का पार्ट है कि इंडिपेंडेंस को लेकर हमारी फर्म के सभी लोग इंडिपेंडेंस की जो हमने पॉलिसी बनाई है एसक्यूसी 1 के हिसाब से वो पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। इसका एक एफिडेविट, एक रिटर्न में स्टेटमेंट साल में कम से कम एक बार हमें लोगों से लेना है। यानी फर्म में ये पॉलिसी होनी चाहिए कि हम एक फॉर्म बनाकर रखें और सभी पर्सनल्स को बोलें कि साल में कम से कम ये एक फॉर्म भरकर आप सबमिट कीजिए। जैसे केवाईसी के नॉर्म्स होते हैं ना, बस वैसे ही हर पर्सनल यानी स्टाफ का मेंबर ये लिख कर दे कि इंडिपेंडेंस को लेकर फर्म की जो भी पॉलिसी बनी हुई है उन पॉलिसीज को मैं फॉलो कर रहा हूं, वो पॉलिसीज में कहीं भी वायलेशन नहीं है। अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन आपने मांगी है तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। ये सब साल में एक बार होना चाहिए। तो हमारे पास इंटरनल कंट्रोल के कितने एलिमेंट्स हैं? इस क्वालिटी कंट्रोल के हमारे पास टोटल 6 एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट हमारे पास क्या था? लीडरशिप रिक्वायरमेंट। दूसरा, एथिकल रिक्वायरमेंट। तीसरा आता है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप इन स्पेसिफिक एंगेजमेंट। अब देखो, ये फर्क समझना जरूरी है। क्लाइंट रिलेशनशिप और स्पेसिफिक एंगेजमेंट में क्या फर्क है? एक होता है हमारा क्लाइंट ए लिमिटेड, ये हमारे क्लाइंट है, हमारी फर्म इनके लिए कुछ काम कर रही है। अब इनके पास हमारे लिए एक से ज्यादा काम हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए इन्होंने हमसे बोला कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर दीजिए, ये एक काम है। इस एक काम को हम बोलते हैं एक एंगेजमेंट। क्या एक ही क्लाइंट से एक से ज्यादा एंगेजमेंट का ऑफर आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। इन्होंने हमसे बोला आप हमारी इंटरनल ऑडिट भी कर दीजिए। हमने कहा ये तो एंगेजमेंट दूसरा एंगेजमेंट है, लेकिन लॉ के हिसाब से हम इंटरनल ऑडिट नहीं कर सकते। तो हमने इस क्लाइंट से नाता नहीं तोड़ा है, हमने इस एंगेजमेंट से, स्पेसिफिक एंगेजमेंट से नाता तोड़ दिया। हमने ये बोला कि नहीं जी, आपका ये एंगेजमेंट हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हमें आपसे तकलीफ नहीं है, हमें आपके इस स्पेसिफिक एंगेजमेंट से तकलीफ है। तो क्लाइंट रिलेशनशिप का मतलब होता है क्लाइंट का और हमारा लेना देना क्या है। क्या ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि हम क्लाइंट से ही नाता तोड़ लें? जैसे ही हम क्लाइंट से नाता तोड़ेंगे, इसके सारे एंगेजमेंट से अपने आप नाता टूट जाएगा। तो ये पॉलिसीज किस बारे में है? हम क्लाइंट से रिश्ता रखें कि नहीं रखें, और क्लाइंट के अलावा हर स्पेसिफिक एंगेजमेंट के बारे में भी ये तय करें कि हमें वो एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, कंटिन्यू रखना है कि नहीं करना रखना है। तो ये कहां अप्लाई होगा? एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू क्लाइंट, कोई नया क्लाइंट आया, एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू एंगेजमेंट फ्रॉम द प्रीवियस क्लाइंट, अभी हमारे पास एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उसी से नया एंगेजमेंट आया, डिसाइड करना है, एंड कंटिन्यूएंस ऑफ ऑलरेडी एक्सेप्टेड क्लाइंट और ऑलरेडी एक्सेप्टेड एंगेजमेंट। अब हमारी पॉलिसी क्या हो, हम किस किस बेसिस पर यह तय करें कि हमें नया एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना है
या नया क्लाइंट एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। तो उसके तीन बेसिस, तीन तरह की पॉलिसी हमको दे रखी है। इंटेग्रिटी ऑफ क्लाइंट, क्लाइंट की इंटेग्रिटी चेक करें, हमारी अपनी फर्म की कॉम्पिटेंस चेक करें, और हम ये चेक करें कि हमारी फर्म एथिकल रिक्वायरमेंट्स पूरे कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। सर ये क्लाइंट की इंटेग्रिटी कैसे चेक करेंगे? बेटा हमको ये चेक करना पड़ेगा कि क्लाइंट की मार्केट में रेपुटेशन क्या है, उसके बारे में कैसी खबरें हैं, क्या न्यूज़ में किसी चीज़ को लेकर, जैसे अभी कल परसों पेटीएम के बारे में बड़ी नेगेटिव खबरें आई है, पेटीएम के बिजनेस पर रोक लगा दी है कई कई सारे बिजनेस पर। तो अब उसमें कुछ लीगल वायलेशन है जिसकी वजह से ये रोक लग गई है। अब बताइए पेटीएम के खिलाफ अगर कुछ गड़बड़ चल रही है तो क्या क्लाइंट की इंटेग्रिटी पर डाउट क्रिएट होता है? बिल्कुल होता है। और अगर ये डाउट इतना स्ट्रांग हो कि हमको ये लगे कि नहीं इनकी ऑडिट या इनका एंगेजमेंट नहीं एक्सेप्ट करना है, तो ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे ही उनकी बिजनेस प्रैक्टिस कैसी है, क्या उनके ऊपर कोई केस चल रहा है, कहीं ईडी ने रेड कर रखी हो, कहीं सीबीआई की रेड चल रही हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड चल रही हो, कहीं मनी लॉन्ड्रिंग जैसे बिजनेस में, इलीगल एक्टिविटीज में, बिजनेस नहीं इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व तो नहीं है, क्या हमारे काम करने के स्कोप पर कोई लिमिटेशन तो नहीं लगाने की कोशिश कर रहे? उससे भी एक शक होता है उनकी इंटेग्रिटी पर। हम काम करना चाहते हैं, क्लाइंट बोलता है आप ये काम मत करिए, वो काम मत करिए, ये काम नहीं होने देंगे, इसकी फाइल रिकॉर्ड नहीं आपको देंगे, नहीं। और प्रीवियस ऑडिटर, पिछला ऑडिटर क्यों छोड़ के गया, उसको आपने क्यों नहीं रीअपॉइंट किया? अगर पिछले ऑडिटर ने रिजाइन किया है तो उसका रीजन पूछिए। इन सब चीजों से हमें क्लाइंट की इंटेग्रिटी पता चलती है, और अगर हमें लगे कि क्लाइंट की इंटेग्रिटी डाउटफुल है, हम एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ऐसी पॉलिसी फर्म की होनी चाहिए। दूसरा है हमारी अपनी कॉम्पिटेंस। हमारी अपनी कॉम्पिटेंस मतलब कोई एंगेजमेंट परफॉर्म करने के लिए आपको चाहिए नॉलेज, एक्सपीरियंस। क्या आपके पास है ऐसे लोग जिनके पास प्रॉपर नॉलेज है? अगर है तो अच्छी बात है। क्या नॉलेज नहीं है तो नॉलेज एक्वायर किया जा सकता है, ट्रेनिंग देकर सिखाया जा सकता है? बिल्कुल, ये संभव है, टाइम है इतना। तो अगर है तो अच्छी बात है, आप एक्सेप्ट कर लीजिए, नहीं तो मत कीजिए। फिर हमारे पास क्या सफिशिएंट लोग हैं? जो पहले से एंगेजमेंट हमने एक्सेप्ट कर रखे हैं उन्हीं में सब बिजी हैं, नए के लिए टाइम ही नहीं है। तो फिर ऐसे सिचुएशन में नया एंगेजमेंट एक्सेप्ट मत करिए। अगर सफिशिएंट लोग हैं तो क्या अभी काम करने के लिए अवेलेबल है, कहीं बिजी तो नहीं है? चेंज इन बिजनेस, अब मान लीजिए पिछले साल जो बिजनेस था, हमारी एक्सपर्टीज थी, हमारा नॉलेज अच्छा था, हमने पिछले साल ऑडिट कर ली। इस साल उनके बिजनेस में बड़ा चेंज आया, उन्होंने अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई किया, इंटरनेशनल बिजनेस हो गया, अब वो काफी नई तरीके के रूल्स अप्लाई हो रहे हैं जिनकी हमें उतना नॉलेज और एक्सपर्टीज नहीं है। तो क्या इस क्लाइंट के रिलेशनशिप को कंटिन्यू करें, या बोले कि नहीं जी आपका बिजनेस अब बदल गया है, इसलिए अब हम इसको आगे ऑडिट कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे? तो ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है। और हम क्या एथिकल रिक्वायरमेंट्स फॉलो कर रहे हैं? तो अपने जितने भी पर्सनल हैं उनसे इंफॉर्मेशन गैदर करें और उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दें कि एथिकल रिक्वायरमेंट आपको फॉलो करनी है। इन सब चीजों के लिए हमारी फर्म में पॉलिसीज होनी चाहिए, ठीक है ना? अगर कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है, इंडिपेंडेंस मेंटेन नहीं होती है, कॉम्पिटेंस डाउटफुल होती है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को आइडेंटिफाई करें, रिजॉल्व करने की कोशिश करें। अगर रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है तो विड्रॉ कर लें, ऑडिट छोड़ दें, या एक्सेप्ट करने से मना कर दें। और ये काम टीसीडब्ल्यूजी से प्रॉपरली डिस्कस करने के बाद करें। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इन सभी चीज का होना चाहिए। तो एसक्यूसी 1 ये चाहता है कि आप इसके बारे में डिटेल पॉलिसी बनाकर रखें कि फर्म में ऐसी सिचुएशन होने पर क्या करना है, अगर कोई क्लाइंट आए तो क्या करें, उसकी एक पॉलिसी बनी हुई होनी चाहिए। नाउ फोर्थ, ह्यूमन रिसोर्स। यहां पर भी हम पॉलिसी चाहते हैं। हम क्या पॉलिसी चाहते हैं? कि हमारे पास सफिशिएंट एंड केपेबल लोग हों, जो कमिटेड हों एथिकल प्रिंसिपल के। ऐसे लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट दें, ऐसे लोगों को एंगेजमेंट टीम में रखें जो सफिशिएंट हों और केपेबल हों, यानी नंबर्स में जितने लोगों की जरूरत है उतने लोग एम्प्लॉयड हों। तो ये दो चीजें हैं। एक, हम ऐसी पॉलिसीज बनाएं कि रिक्रूटमेंट, उनका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, उनका कॉम्पनसेशन, बोनस, सैलरी, प्रमोशन, ये सब इनकी पॉलिसी क्या हो, वो क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए हो, कमर्शियल कंसिडरेशन नहीं। कोई जना कितनी ऑडिट निपटा रहा है, इसकी बजाय ध्यान इस पर देना है कि वो कितने अच्छे तरीके से ऑडिट निपटा रहा है। अगर कोई जना अच्छे तरीके से ऑडिट परफॉर्म कर रहा है तो उसका इवैल्यूएशन अच्छा होना चाहिए। कोई जना ज्यादा ऑडिट निपटा कर फीस तो ज्यादा ला रहा है लेकिन ऑडिट में कमियां छूट रही है, क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पा रही, तो उसका इवैल्यूएशन खराब होना चाहिए।
इसकी सर्टेन पॉलिसी बनी हुई हो। दूसरा, जब भी हम एंगेजमेंट टीम बनाएं तब उसमें हर पर्सन को उसका रोल और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाएं। ये एचआर डिपार्टमेंट का काम है, इसकी पॉलिसी बनी हुई होनी चाहिए। जैसे जब भी आपके ऑफिस में ऑडिट होती होगी, ऑडिट से 2 दिन पहले टीम मेंबर्स को उनका रोल समझाने के लिए एक मीटिंग होती है, तो वो मीटिंग की पॉलिसी होनी चाहिए। अप्रोप्रिएट टीम हो, प्रॉपर कम्युनिकेशन हो, टू वे कम्युनिकेशन हो, टीम अपने एंगेजमेंट पार्टनर को कम्युनिकेट कर पाए, एंगेजमेंट पार्टनर टीम को कम्युनिकेट कर पाए, फर्म से कम्युनिकेशन हो। ये सारी चीजें पॉलिसी वाइज तैयार होनी चाहिए। SQC1 ये चाहता है कि अगर आपको हर एंगेजमेंट में क्वालिटी मेंटेन करनी है तो कुल मिलाकर 6 एरियाज हैं जहां पर आपकी अच्छी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी फर्म की बनी हुई हो। पहला एरिया है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा है एथिकल रिक्वायरमेंट, तीसरा है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट, फोर्थ है ह्यूमन रिसोर्स, फिफ्थ हमारे पास है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। कभी भी एंगेजमेंट परफॉर्म करते हैं, जब हम कोई भी ऑडिट का काम कर रहे हैं या एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके लिए भी पॉलिसीज बनी हुई होनी चाहिए। हमारे पास एक सिस्टम हो। सिस्टम किस चीज के लिए? कि जब भी एंगेजमेंट परफॉर्म हो तो हम उसकी क्वालिटी को कंप्लाई करें। सर, एंगेजमेंट परफॉर्म हो तो क्वालिटी अच्छी रहे, इसके लिए क्या क्या करना चाहिए? तो हमने कहा 4 तरह के सिस्टम हो। पहला सिस्टम है कंसल्टेशन का। पहला सिस्टम कंसल्टेशन। सर, कंसल्टेशन मतलब राय मशवरा कर लें। सर, हम क्यों राय मांगने जाएं? जब भी कोई ऐसा मुद्दा आए जिन पर हमारी एक्सपर्टीज हमें लगे कि लिमिटेड है, या कोई ऐसा मुद्दा है जिस पर राय अलग अलग हो सकती है, इसको बोलते हैं डिफिकल्ट और कंटेंशियस मैटर्स। डिफिकल्ट यानी मुश्किल, और कंटेंशियस मतलब जिसमें राय अलग अलग हो सकती है, जिस पर आर्ग्यूमेंट की पॉसिबिलिटी। तो अगर कोई डिफिकल्ट या कंटेंशियस मैटर हमारे सामने आता है ऑडिट के दौरान, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एप्लीकेबिलिटी को लेकर, कोई ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की एप्लीकेबिलिटी को लेकर, किसी जजमेंट को लेकर अगर कोई मैटर सामने आता है, तो हम कंसल्टेशन लें। लेकिन किससे कंसल्टेशन लें? इसकी पॉलिसी क्लियर होनी चाहिए। जैसे अगर हमारे पास टीम है तो टीम एंगेजमेंट पार्टनर से कंसल्टेशन ले। एंगेजमेंट पार्टनर को कंसल्टेशन की जरूरत पड़े तो वो फर्म के पास आए, मैनेजिंग पार्टनर से कंसल्टेशन ले। क्या हम हमारी फर्म के बाहर भी कंसल्टेशन ले सकते हैं? मान लो किसी एरिया में हमें लगे कि हमारी फर्म में जो राय बन रही है वो सफिशिएंट नहीं है, हमें किसी एक्सपर्ट की जरूरत है, तो बिल्कुल हम बाहर भी किसी से कंसल्टेशन ले सकते हैं। बाहर जिससे कंसल्टेशन लेंगे वो हमारे पास आउटसाइडर हो सकता है। ऐसे ही एक जना होता है एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। अभी बात करते हैं कौन होता है, उससे कंसल्टेशन ले सकते हैं। किन सिचुएशन में हम कंसल्टेशन लेने सीए इंस्टीट्यूट के पास जा सकते हैं? क्या ये भी संभव है? बिल्कुल। तो ये कंसल्टेशन कैसे लें, इसकी पॉलिसी बनी हुई हो, ये SQC1 में लिखा हुआ है। ठीक है ना? उसके बाद अगर कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, उसको रिजॉल्व करें और डॉक्यूमेंट करें। अब बात आती है क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू की। एंगेजमेंट का क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होता क्या है? हमने कहा क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू इज ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन, और ये इवैल्यूएशन होता है रिपोर्ट देने से पहले। किस चीज का इवैल्यूएशन है? ये इवैल्यूएशन है जजमेंट और कंक्लूजन्स। ऑडिट के दौरान ऑडिटर ने जो जजमेंट लिए हैं और उन जजमेंट के बेसिस पर ऑडिट रिपोर्ट में जो कंक्लूजन्स तक हम पहुंचे हैं, उनका ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन है। सर, ये हर एंगेजमेंट में करना पड़ेगा? नहीं बेटा, लिस्टेड कंपनी में तो ये कंपलसरी है, लेकिन बाकी एंगेजमेंट्स के लिए हमने कहा कि आपको ये क्राइटेरिया बना दीजिए, उस क्राइटेरिया के हिसाब से एंगेजमेंट में आप ये रिव्यू करवाइए। तो लिस्टेड कंपनी की अगर ऑडिट हो रही है, लिस्टेड कंपनी की अगर ऑडिट हो रही है तो यहां पर रिव्यू करवाना कंपलसरी है। लेकिन अगर बाकी कोई एंगेजमेंट है तो उसमें एक क्राइटेरिया बना दीजिए, और उस क्राइटेरिया को अगर कोई एंगेजमेंट फुलफिल करता है तो वहां पर आप रिव्यू करवा लीजिए। सर, रिव्यू कौन करेगा? रिव्यू बेटा 4 तरह के लोग कर सकते हैं। रिव्यू कौन कौन कर सकता है? एक, कोई भी पार्टनर रिव्यूअर हो सकता है। दूसरा, हमारे स्टाफ में कोई सीए हो तो वो भी रिव्यू का काम कर सकता है। क्या हम किसी आउटसाइडर को भी रिव्यू के लिए बुला सकते हैं? बिल्कुल बेटा, बुला सकते हैं, लेकिन सीए होना जरूरी है। या फिर रिव्यू के लिए कोई टीम हो तो वो भी रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन उस टीम का हेड कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। तो
एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर कौन होता है? जो किसी एंगेजमेंट का रिव्यू करता है। और ये कौन बन सकता है? हमारी फर्म का कोई सीए पार्टनर बन सकता है, कोई सीए एम्प्लॉय बन सकता है, कोई आउटसाइडर सीए बन सकता है, या कोई टीम है वो बन सकती है जिसका हेड चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। ये ध्यान रखें कि एंगेजमेंट पार्टनर इस रिव्यूअर को सेलेक्ट नहीं करता है, क्योंकि जिस टीम का काम वो रिव्यू हो रहा है, अगर वही एंगेजमेंट पार्टनर अपने रिव्यूअर को सेलेक्ट करेगा तो फिर तो इंडिपेंडेंस थोड़ी कम हो जाएगी, ऑब्जेक्टिव एवेल्युएशन नहीं हो पाएगा। ऐसे ही ये रिव्यूअर पार्टिसिपेशन नहीं करता है एंगेजमेंट टीम के काम में, और ना कोई डिसीजन लेता है एंगेजमेंट टीम से रिलेटेड। तो रिव्यूअर प्रैक्टिकली उस एंगेजमेंट टीम के बाहर का जना होना चाहिए। अगर फर्म में कुछ लोग मिलाकर एक एंगेजमेंट टीम बनाते हैं तो रिव्यूअर इस टीम के बाहर का जना हो, इस टीम का पर्सन ना हो, टीम के डिसीजन ना लेता हो, और बाहर का जना भी इस टीम ने सेलेक्ट ना किया हो, इंडिपेंडेंट रिव्यूअर हो। इसकी एक प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए। सर वो रिव्यू में करेगा क्या? बेटा वो डिस्कस करेगा एंगेजमेंट पार्टनर से कि आपने काम कैसे किया है, क्या किया है, कितना डिटेल में किया है। वो सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन लेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन लेगा, रिपोर्ट चेक करेगा ना, प्रॉपर रिपोर्टिंग है या नहीं है, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या है, वो फॉलो हुए हैं कि नहीं हुए हैं। ऑडिट के दौरान जो जजमेंट टीम ने लिए हैं और जो कंक्लूजन्स रीच किए हैं उन सबको इवैल्यूएट करेगा। और ये इवैल्यूएशन के लिए नाम क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन होना चाहिए। ये रिव्यूअर का काम है। लिस्टेड एंटिटी का जब रिव्यू होता है, विच इज कंपलसरी, हमने बोला है कि लिस्टेड एंटिटी का रिव्यू कंपलसरी होता है, तो लिस्टेड एंटिटी के रिव्यू में कुछ और चीजें चेक करनी पड़ती हैं। जैसे इंडिपेंडेंस को लेकर एंगेजमेंट पार्टनर ने प्रोसीजर फॉलो किए हैं कि नहीं किए हैं, चेक किया है कि नहीं किया है कि हर टीम मेंबर इंडिपेंडेंट हो। रिस्क, कौन सी रिस्क आइडेंटिफाई हुई, उस रिस्क का रिस्पॉन्स क्या रहा, वो ऐसे 315 330। फिर कंसल्टेशन की अगर कहीं जरूरत पड़ी है तो कंसल्टेशन लिया कि नहीं लिया, उसके लिए पॉलिसी फॉलो की कि नहीं की। अगर कोई गलती पकड़ में आई है और वो गलती नहीं सुधारी है तो अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट कितने हैं, कौन से हैं, उसके बारे में ऑडिटर का रिस्पॉन्स क्या है। उसके अलावा कम्युनिकेशन अगर कहीं करना है, जैसे अगर फ्रॉड पकड़ में आता है 1 करोड़ से ज्यादा का, तो हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कम्युनिकेट किया कि नहीं किया। जो भी जजमेंट हमने लिए हैं, जो भी कंक्लूजन हमने रीच किए हैं और रिपोर्ट बनी है, ये सब हम ये लिस्टेड एंटिटी के लिए एडिशनल चेकिंग होती है। तो जो रिव्यूअर है वो बाकी एंगेजमेंट के लिए रिव्यू करता है और लिस्टेड के लिए कुछ एडिशनल काम और करता है। तो ये दो चीजें हमारे पास याद रखने की हैं, ये पॉइंट्स आपको याद रखने के हैं। और एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में फोर्थ, देखिए 4 चीजें हैं टोटल एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में जिसकी पॉलिसीज होनी चाहिए। टोटल क्वालिटी कंट्रोल में 6 चीजें हैं, 6 में से एक एंगेजमेंट परफॉर्मेंस है, और इस एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में 4 चीजें हैं जिसकी पॉलिसी फर्म में बनी हुई होनी चाहिए। पहला हमारे पास है कंसल्टेशन, जहां भी जरूरत पड़े। दूसरा, अगर हमको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो क्या करें। तीसरा, क्वालिटी कंट्रोल का रिव्यू किससे करवाएं, कैसे करवाएं। और फोर्थ, हमारी पूरी ऑडिट फाइल, ऑडिट वर्क की डॉक्यूमेंटेशन कैसे हो। ये डॉक्यूमेंटेशन जो है असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल, ये 60 डेज में हो जाना चाहिए। रिटेंशन पीरियड इसका 7 ईयर्स का है, यानी फाइल बनने के बाद 7 साल तक उसको संभाल के रखना है। अगर लॉ में लिखा है ज्यादा टाइम तो और ज्यादा टाइम संभालना पड़ सकता है, लेकिन मिनिमम 7 ईयर्स। ओनरशिप इन वर्किंग पेपर्स की किसकी होती है? सर ये ओनरशिप ऑडिटर की होती है। पेपर फॉर्म में हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है, आप स्कैन कर सकते हैं। जहां पे लीगली जरूरी हो वहां पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट संभाल के रखने पड़ते हैं, नहीं तो स्कैन कॉपी से काम चल जाता है। ये हमारी पॉलिसी है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस को लेकर। और लास्ट है मॉनिटरिंग। हमने जो भी सिस्टम बनाए हैं, क्या सिस्टम में सुधार संभव है? ये सुधार तभी संभव है जब हम उस सिस्टम को मॉनिटर करते रहेंगे। तो हमारे पास अगर सिस्टम बना है तो उस सिस्टम में कहीं कोई कमी तो नहीं है, कमी है तो उसके लिए क्या सुधार करें, वो सुधार टाइमली हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये मॉनिटर करने का भी एक सिस्टम होना चाहिए। कोई जना हो जो उस सिस्टम को मॉनिटर करता हो। हमारे पास ये सिस्टम एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, एडिक्वेट है या नहीं है, इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, और प्रॉपरली ऑपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये मॉनिटरिंग का पार्ट है। ऑनगोइंग कंसिडरेशन, अगर लॉ में कोई चेंज आता है तो क्या हमें अपने सिस्टम बदलने चाहिए? बिल्कुल बदलने चाहिए। अगर स्टैंडर्ड रिवाइज हो जाए
तो हमें अपने सिस्टम बदलने चाहिए, बिल्कुल बदलने चाहिए। इसको बोलते हैं ऑनगोइंग कंसिडरेशन। तो हम मॉनिटर करना चाहते हैं कि हमारे सिस्टम प्रॉपर हैं कि नहीं है, पहली चीज। हम मॉनिटर करना चाहते हैं कि जो चेंजेस लॉ में या स्टैंडर्ड्स में आ रहे हैं उसके हिसाब से हम अपने सिस्टम बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं। और अगर कहीं कोई डेफिशिएंसी है, किसी ने कोई कंप्लेन की है, तो उस कंप्लेन को हम आइडेंटिफाई करें क्या गलती है, उसका रेमेडियल एक्शन लें। और अगर किसी ने जानबूझ करके गड़बड़ की है तो उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन भी लें, ताकि आगे से कोई जना गड़बड़ ना करे। तो ये सब के बारे में एक प्रॉपर सिस्टम होने चाहिए। तो टोटल मिलाकर SQC1 की समरी ये है कि SQC1 चाहता है कि जितने एंगेजमेंट हमारी फर्म एक्सेप्ट कर रही है उस एंगेजमेंट की क्वालिटी मेंटेन हो, इसके लिए आप सिस्टम बना के रखें। और सिस्टम कितने एरिया में? टोटल मिलाकर 6 एरिया में। कौन कौन से एरिया हैं? लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एथिकल रिक्वायरमेंट है, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप की बात की है, ह्यूमन रिसोर्सेज की बात है, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस है, और लास्ट मॉनिटरिंग। ये 6 हमारे पास एरिया हैं। बेटा स्टैंडर्ड बहुत बड़ा है, डिटेल हमने डिटेल लेक्चर में पढ़ा है। ये समरी रिवीजन था। जल्दी से रिवाइज करने के लिए अगर आपने ये एक बार पढ़ा हुआ है तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है लाइक भी कर दीजिए। आज के लिए इतना ही है, इस लेक्चर के लिए इतना ही है। थैंक यू।